जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। उसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोर्ट हम कवर कर रहे थे। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स उसमें मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑफिशियल कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स मुझे मिली हैं जो कोर्ट में मेनली पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कोर्ट के डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, इसको ध्यान से समझना। और कुछ इसमें से चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी हैं, मैं जस्ट आपको उसमें एडिशनल बूस्टअप करूंगा और ये बताऊंगा कि उसमें एग्जाम में कैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चों ने अभी तक जो सेक्शनल टेस्ट हैं कंप्यूटर के जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों ने वो दे दिए होंगे। जिन्होंने नहीं दिए, मैं एक वीडियो कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, उसको देखो, 4-5 मिनट की वीडियो है और वहाँ से आप उस सेक्शनल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज़रूर टेस्ट देना। आपके लिए बनाए गए टेस्ट में क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की कन्वर्सेशन बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहली जो लीगल टर्म है ना वो है एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट पहले आप समझो, ये जो पीडीएफ है ये तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट आप समझो पहले एफिडेविट होता क्या। देखो, कोर्ट में मान लेते हैं मैंने किसी के खिलाफ कोई केस किया हुआ है। अब कोई भी स्टेटमेंट जो मैं कोर्ट में देता हूँ, स्वॉर्न स्टेटमेंट मतलब जहाँ पर कसम खाएगी हो, मतलब अपने कोई भी इंफॉर्मेशन में देता हूँ, उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया है कि मतलब ये जो है स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है, वो स्टेटमेंट जो हम कोर्ट में देते हैं उस स्टेटमेंट को बोलते हैं एफिडेविट। एफिडेविट एक स्वॉर्न स्टेटमेंट है। स्वॉर्न स्टेटमेंट मतलब एक कसम खाई हुई स्टेटमेंट जो कोई एक पार्टी लिख के देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओथ कमिश्नर नोटरी पर, मतलब जैसे जज के सामने उसकी प्रेजेंस में हम एफिडेविट सबमिट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मैं कोई एक चीज़ बोल रहा हूँ और मैं कसम खा रहा हूँ कि जो मैं चीज़ दे रहा हूँ वो सही है। इन राइटिंग में हम उसको देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, ये इन राइटिंग होता है, लिखा हुआ होता है, ना कि आप वर्बली कोई चीज़ बोलो, वो एफिडेविट नहीं होती है। ठीक है, अब एफिडेविट जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के तौर पर यूज़ होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एफिडेविट्स जो होते हैं वो कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज़ होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या एफिडेविट कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज़ होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजीज आपको समझनी है, एक होता है काउंटर एफिडेविट, एक होता है रीजॉइंडर एफिडेविट। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज हम आराम से कवर करेंगे। काउंटर एफिडेविट और रीजॉइंडर एफिडेविट में क्या डिफरेंस होता है, देखो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टोरी सुनो ये समझ आ जाएगा। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मेरा फंडामेंटल राइट कोई छीन लिया। अब जब मेरा फंडामेंटल राइट था, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो किसी ने ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे से छीन लिया। अब जब भी आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो आप कहाँ पर जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में जा सकता हूँ आर्टिकल 226 के तहत। अब क्या करें, ध्यान से सुनो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, सपोज करो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट किसी ए ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे से छीन लिया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, आर्टिकल 32, मैं सुप्रीम कोर्ट को बोला कि रिट इशू करो। ठीक है, रिट पिटीशन मैंने फाइल करी इस ए ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। ठीक है, कि इसने मेरे फंडामेंटल राइट को छीना। अब आपको ये चीज़ सोचनी है कि जो मैंने रिट पिटीशन लगाई है इस ए ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, क्या इस ए ऑर्गेनाइजेशन को ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वो इस रिट पिटीशन का रिप्लाई करे? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ये जो ए ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मेरी रिट पिटीशन है, इसके अगेंस्ट जो रिप्लाई देगा, जो रिप्लाई सबमिट करेगा, जो खुद की स्टेटमेंट देगा, जो मेरी रिट पिटीशन है उसके अगेंस्ट जो रिप्लाई करेगा, इसको बोलते हैं काउंटर एफिडेविट। क्या बोलते हैं? काउंटर एफिडेविट। मतलब आपने किसी पार्टी के ऊपर क्या किया, आपने किसी पार्टी के लिए रिट पिटीशन जो है फाइल कर ली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, में मान के चल रहा हूँ किसी कोर्ट में। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को मौका दिया जा रहा है कि तुम भी अपनी कोई रिप्लाई भेजो इसके अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं, वो क्या सबमिट कर रहा है, काउंटर एफिडेविट सबमिट कर रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियर, काउंटर एफिडेविट समझ आ गया। अब मान लेते हैं इस ए ऑर्गेनाइजेशन ने कोई काउंटर एफिडेविट सबमिट किया, कोई इसने इस रिट पिटीशन के अगेंस्ट कोई रिप्लाई दिए। अब इसने जो रिप्लाई दी है, मुझे ऐसा लगा कि इस रिप्लाई में कुछ ना कुछ डेटा गलत है, कुछ ये मतलब फॉल्स चीज़ें दिखा रहे हैं, तो मुझे भी एक मौका दिया जाना चाहिए ना कि मैं इनके रिप्लाईज का रिप्लाई कर पाऊँ। तो जब मैं काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई करता हूँ, उसको बोलते हैं रीजॉइंडर एफिडेविट। क्या बोलते हैं? रीजॉइंडर एफिडेविट। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज आपको आई होप समझ आ गए। एफिडेविट क्या थी? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसने आपने कसम खाई हुई है जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है, नोटरी के द्वारा भी अटेस्टेड होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो जुडिशरी के मेंबर अटेस्ट करते हैं, जो जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने अटेस्ट करी हुई ये वो, तो ये आपको पता है। ठीक है, एफिडेविट नॉर्मली आप सबको पता है क्या होता है। एफिडेविट के साथ 2 टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है, एक है काउंटर एफिडेविट एंड रीजॉइंडर एफिडेविट। काउंटर एफिडेविट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने
किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी। अब उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक मौका दिया जा रहा है कि वो मेरी जो पिटीशन है उसके अगेंस्ट रिप्लाई कर सकता है, उसको बोलेंगे काउंटर एफिडेविट। अब जो उसने काउंटर एफिडेविट में सबमिट किया, क्या अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं लग रही है तो मैं वापस उसके अगेंस्ट क्या रिप्लाई कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं रीजॉइंडर एफिडेविट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसके बाद अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। एफिडेविट क्या होता है? एक स्वॉन स्टेटमेंट, मतलब एक कसम खाई एक पार्टी द्वारा इन राइटिंग में होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक। एफिडेविट को एविडेंस के तौर पे कोर्ट प्रोसीडिंग में यूज किया जाता है। एंड एफिडेविट इन रिप्लाई टू अ पिटीशन, मतलब जैसे मैंने पिटीशन फाइल करी थी ना किसी के अगेंस्ट, उसके रिप्लाई में जो एफिडेविट सबमिट किया जाता है किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट के द्वारा, उसको बोलेंगे काउंटर एफिडेविट। ये मैं आपको बता चुका हूं। और पिटिशनर रिस्पॉन्स टू काउंटर इज नोन एज रीजॉइंडर एफिडेविट। मतलब मैं पिटिशन था ना, मैंने कोर्ट में, ये मैं हाई कोर्ट में गया, मैंने इस ए के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करी। अब इस पिटीशन के अगेंस्ट अगर ये रिप्लाई करना चाहता है, दैट इज नोन एज काउंटर एफिडेविट। अब इस काउंटर एफिडेविट आया, अगर इसके अगेंस्ट मुझे रिप्लाई करना है, उसको बोलेंगे हम क्या? रीजॉइंडर एफिडेविट। उसको क्या बोलेंगे? रीजॉइंडर एफिडेविट। ठीक है, दिस इज क्लियर। इसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अगर है भी तो वापस वीडियो देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अपील। देखो अपील क्या होती है? देखो अपील, मान लेते हैं आप चले गए लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक डिसीजन है, आपको लगता है इस डिसीजन में प्रॉब्लम है, ये डिसीजन आपको पसंद नहीं आया, तो आप इससे बड़े कोर्ट में अपील करते हो। क्या करते हो? अपील करते हो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी डिसीजन को करेक्ट करने के लिए आप लोअर कोर्ट से कौन से कोर्ट में जाते हो? हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में नहीं पसंद आता, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपीलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अपील। तो यही लिखा हुआ, अपील एक प्रोसेस है जिसमें करेक्टनेस की जाती है डिसीजन की ऑफ अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के इस क्वेश्चन इन हाई कोर्ट। मतलब लोअर कोर्ट के डिसीजन को आप क्वेश्चन कर सकते हो हाई कोर्ट के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, इसको बोलते हैं अपील। मैंने आपको बोला था कि इंडिया का जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़ा हुआ था। अगर सपोज कर लोअर कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट चल जाओ, हाई कोर्ट का नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया तो घर बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद एक ही चीज़ होती है कि प्रेसिडेंट के पास थोड़ी पावर है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी को बिल्कुल क्षमा कर सकता है, पार्डनिंग पावर है उसकी, तो वो भी कुछ सर्कमस्टांसेस में होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। एक टर्मिनोलॉजीज और है आर्बिट्रेशन। जिनको भी लग रहा है ये टर्मिनोलॉजी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो पीछे वाला पेपर उठा के देख लेना। पीछे वाले पेपर में 10 क्वेश्चन जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में आए थे, बट जो इंग्लिश वाला पोर्शन था ना उसमें साइनोनियम एंटोनियम्स भी उन्होंने इसके डाले हुए थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस के, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। क्या होता है? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी के साथ पंगा हो गया, ठीक है, मेरा किसी के साथ पंगा, मतलब ए का बी के साथ मान लेते हैं पंगा हो गया। ठीक है, अब ए जा सकता है कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये एक तरीका हो गया एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक पंगे को सॉल्व करने, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरा आपके साथ हो गया कोई डिस्प्यूट। अब कोर्ट का क्यों सोचते हैं ना, कोर्ट का चक्कर बहुत लंबा है बाबू भैया, बहुत लंबा इशू है, ये कब सॉल्व होगा, ये होगा, वो बोलते हैं चप्पल रगड़ने जाती है, काइंड ऑफ ऐसी मतलब स्टेटमेंट चलती हैं। ठीक है, अब अगर हम दोनों ने सोचा भाई कोर्ट को डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, हम क्या करते हैं, हम कोई पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं एज जज। मतलब हम खुद ही कह रहे हैं, ये कोई कोर्ट जुडिशरी वाला सिस्टम नहीं है, हम खुद ही किसी को पर्सन को एज अ जज मान लेते हैं और हम बोलते हैं कि वो जो डिसीजन लेगा हम मान लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक मेथड है जिसमें दो पार्टीज किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, एक प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह। प्राइवेट डिस्प्यूट है मतलब वो खुद एक बंदे को चुनते हैं और उसका प्रोसेस बताते हैं कि ऐसे ऐसे रूल्स बनाते हैं कि ऐसे हमारे डिस्प्यूट है तो तुम जो डिसीजन लोगे सुनने के बाद वही हम पे फाइनल होगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट हम वहाँ पर जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेंगे, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जस्ट लाइक पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADR, तो वही चीज़ है। ADR स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब आप नॉर्मल जो कोर्ट है वहाँ से बाहर निकल के अल्टरनेट वे में आगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं ADR। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, अटेस्टेशन क्या होता है? देखो अटेस्टेशन ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। अटेस्टेशन होता है फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेट करना, किसको? आपके सिग्नेचर को कोई अथोराइज पर्सन द्वारा। जैसे आपको बोलते हैं ना ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, ये तहसीलदार द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, ये नोटरी अटेस्टेड होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट दे दी
कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है। अब उसको कोई ऑथेंटिकेट भी तो करना चाहिए ना रेवेन्यू का बंदा, उस ऑथेंटिकेशन वाले प्रोसेस को बोलते हैं अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑथेंटिकेट होता है सिग्नेचर किसी का बाय एन अथराइज पर्सन हु कुड बी एन ओथ कमिश्नर, नोटरी, कुछ भी हो सकता है, जज भी हो सकते हैं, नोटरी पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अटेस्टेशन भी आपको समझ आए। ये यार कॉमन लीगल टर्म्स हैं जो कोर्ट्स में यूज़ होते हैं, आप सब इनसे परिचित हैं। बट द थिंग इज डैट आपको एग्जाम में इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके लिए थोड़ी वर्डिंग जाननी है, ठीक है। यू ऑल आर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से पढ़ते चलो। नेक्स्ट इज बेंच क्या होता है, ठीक है। ये आपका बेंच नहीं है जो घर पे बेंच जहाँ पे बैठते हो, या स्कूल वाला बेंच भी नहीं है। देखो बेंच क्या होता है बेसिकली, मतलब कितने जजेस मिलकर बैठ के किसी केस को सुनेंगे उसको बोलते हैं बेंच, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहानी होती है, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि एक जज सिंगल भी किसी केस को सुन सकता है, ये भी होता है सिंगली भी एक ही सिंगल जज किसी केस को सुन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुना, इसको बोलते हैं सिंगल बेंच। क्या बोलते हैं? सिंगल बेंच, ठीक है, सिंगल बेंच बोलते हैं। एक होती है डिवीजन बेंच। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में 2 जज भी हो सकते हैं या 3 जज भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिंगल बेंच से कहां पर जाते हैं, डिवीजन बेंच। सिंगल बेंच का डिसीजन को चेंज किया जा सकता है बाय डिवीजन बेंच, ठीक है। 2 या 3 जज बैठते हैं डिवीजन बेंच में। अगर सपोज करो कोई ऐसा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हेर फेर हो सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई खतरनाक मैटर है, उस केस में बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उसमें क्या बनती है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं, ठीक है। और आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आज तक की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा जजेस किस केस में बैठे। आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जजेस बैठे थे केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, जिसकी जजमेंट आई थिंक 24 अप्रैल 1973 में आई थी। जिसके बाद जो है डॉक्ट्राइन लिखा गया था, कौन सा? बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और जब ये केस चल रहा था, इस केस में टोटल 13 जजेस बैठे थे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। तो जब भी 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की। एक बेंच तो सिंगली बैठा हुआ है, 2 या 3 जजेस होंगे तो उनको बोलेंगे क्या? ये डिवीजन बेंच है। और अगर 5 से ज़्यादा जजेस होंगे उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से। बेंच क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ जजेस सिटिंग टू हियर इन अ मैटर, उसको बोलते हैं। जैसे हाई कोर्ट में जजेस सिंगली भी सेट हो सकते हैं, या डिवीजन बेंच 2 जजेस की होती है यहाँ पे, या फुल बेंच 3 या ज़्यादा जजेस की होते हैं। बट अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो जज जो है सिंगली भी बैठ सकते हैं, डिवीजन बेंच 2 या 3 जजेस की होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होती है। यहाँ से रट लेना किसमें कितने जजेस बैठते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 7, 8, 10 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा। जब आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएंगी, इनको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। बाकी हम ये पीडीएफ पूरी 2 दिनों में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बट हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉज लिस्ट क्या होती है? देखो अब जब आप कोर्ट में जाते हो, आप कोर्ट के पास ना जब जज साहब आएंगे उनको पूरे दिन के केसेस सुनने ना, तो उनके पास एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं कॉज लिस्ट। उस लिस्ट में क्या होता है? सारी इन्फॉर्मेशन होती है कॉज लिस्ट में, कि आज कौन सा केस सुना जाएगा, ठीक है, कौन कौन से केस सुने जाएंगे, और उन केसेस को कौन कौन सी बेंच डील करी है, कौन कौन से कोर्ट रूम में सुने जा रहे हैं, ये पूरी कॉज लिस्ट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? कॉज लिस्ट। तो यही होती है कॉज लिस्ट में इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कौन सी बेंच केस सुन रही है, कोर्ट रूम नंबर कौन सा है, पोजीशन कौन सा, मैटर कितने टाइम पे सुना जाएगा, ये सारा कॉज लिस्ट में आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब जब कॉज लिस्ट बनाई जाती है ना, उसमें केस नंबर लिखा जाता है, सीरियल नंबर भी होता है कि कौन से सीरियल नंबर में मतलब सुना जाएगा, और यूजुअली सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही कोर्ट जो जज हैं वो केसेस को सुनते हैं। बट ऐसा उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो अगर चाहें तो किसी मैटर को पहले भी सुन सकते हैं, ये भी याद रखना। यूजुअली जो सीरियल नंबर एलोकेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनको वही फॉलो करना है, तो आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब सेकेंड इज कॉग्निजेबल वर्सेज नॉन, 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, कॉग्निजेबल ऑफेंसेज एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। आई थिंक मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, बट फिर भी बता देता हूँ। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं खतरनाक वाले ऑफेंस। खतरनाक वाले ऑफेंस मतलब किसी का मर्डर हो गया, रेप वाला केस आ गया, किडनैपिंग है, या बहुत मतलब वायलेंट चोरी हुई है, ये सारी चीज़ें आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में, ठीक है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? एक सीरियस ऑफेंस। इस कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, उस केस में क्या होता है?
पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि पुलिस उस एक्यूज पर्सन, फॉर एग्जांपल ये कोई एक पर्सन है, मुझे शक है पुलिस को कि ये पर्सन एक्यूज है, उसको उठा सकती है बिना किसी वारंट के। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी घर पे अगर सपोज करो भगवान न करे किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत होता है, रेप वगैरह वाली सिचुएशन होती है और उस घर का एक मेंबर गायब है, ठीक है, वहाँ पर उस टाइम पे नहीं, मतलब भाग गया काइंड ऑफ, ये वो करे, कोई भी था घर पे, फॉर एग्जांपल एक घर पे उन्होंने रेंटल में कोई रखा हुआ था और वो भाग गया है। अब उसको पकड़ने के लिए उस टाइम पहले वेट थोड़ी करेगी पुलिस के, पहले इसका वारंट बनेगा कोर्ट से, फिर उसके बाद मैं जाके इसको अरेस्ट करूँ, नहीं, वो एक्यूज है, उस पर शक है पुलिस को, तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ऐसे ऑफेंसेस को बोलते हैं कॉग्निवेबल ऑफेंसेस, ठीक है। इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने में, स्टार्ट करने में, ठीक है, बाद में तो ट्रायल वायल तो कोर्ट में ही होता है। अब होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं मतलब जो इतने सीरियस नहीं होता, लेस सीरियस ऑफेंसेस बोल सकते हैं, ऑफेंस वो भी है बट लेस सीरियस है। इस केस में पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्यूज को अरेस्ट कर दे विदाउट वारंट, उसको पहले वारंट इशू करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो तभी स्टार्ट हो सकती है जब कोर्ट परमिशन करेगा। जैसे किसी का नाम डिफेम हो गया, किसी ने मेरा नाम डिफेम कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि पुलिस बिना वारंट लिए बिना ऐसे करे किसी को अरेस्ट कर सकती, नहीं, इस केस में जो है डिफेमेशन वगैरह वाले केस में वो खुद इनिशिएट नहीं कर सकती, वो जो है कोर्ट से वारंट वगैरह लेके ही प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ऐसे ऑफेंसेस को बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोल दिया तो मुझे डिफेम करना मत स्टार्ट हो जाना। वो किसी ने एक बात बोली है, क्या था यार, कि मैं पहले मशहूर तो मैं होने दो, पहले मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, मशहूर तो होने दो मुझे, ठीक है। जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको समझ आ गए। अब एक चीज़ होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब देखो यार, ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब हर कोई चाहे तो कोर्ट पे उंगली उठा ले अगर ये चीज़ नहीं हो, मतलब कोर्ट पे उंगली उठाना मतलब कोर्ट को डिफेम करना, बट कोर्ट को इतने इजीली डिफेम नहीं किया। देखो कोर्ट एक ऐसी चीज़ है ना, आप पार्लियामेंट में किसी मेंबर को किसी को भी मतलब बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आप इनको पॉलिटिशियन को कुछ भी बोलते हो, बट कोर्ट को कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि कोर्ट एक लास्ट होप होती है हर पर्सन की। तो अगर हर कोई कोर्ट को उठ के डिफेम करना शुरू हो जाएगा तो ये तो मतलब सिस्टम ही खराब हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए कोर्ट को बचाने के लिए डिफेमेशन वगैरह चीज़ों से एक चीज़ आती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या होता है, मान लो कि जब आप कोर्ट के डिसीजन को डिसओबे कर रहे हो, ठीक है, या आप कोर्ट का मजाक बना रहे हो, उसकी अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, उसकी इज्जत को कम कर रहे हो, ये चीज़ सारी आती है कोर्ट के कंटेम्प्ट में, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें दो तरह के कंटेम्प्ट बोलेंगे, एक होते हैं सिविल कंटेम्प्ट, ठीक है, एक होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कितने तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होते हैं सिविल कंटेम्प्ट, एक होते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस ध्यान से समझना, मे बी एग्जाम में ही पूछा जाए। सिविल कंटेम्प्ट होता है मतलब आपने किसी कोर्ट के डिसीजन को जानबूझकर नहीं माना, उसको बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि विलफुल, पार्टी विलफुली मतलब जानबूझ के डिसओबेइंग एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, वो माने जाएंगे कौन से आगे कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, उसमें बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, एक ऐसा कंटेम्प्ट जिसमें आपने अथॉरिटी कोर्ट की कम करी, मतलब अथॉरिटी उसकी कम करी, मतलब उसकी अथॉरिटी को कम दिखाया कि मतलब ये कम है, मतलब इसको डिफेम करा काइंड ऑफ, ये आ जाता है। या आप कोर्ट के जो डेली प्रोसीडिंग है उसमें दखल अंदाजी दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट काम चल रहा है और तुम जाके उधर जज साहब को तंग करना शुरू हो जाओ, ठीक है, तो आपने कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, वो आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना कि सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि जब आप किसी जजमेंट, कोई डायरेक्शन कोर्ट ने ऑर्डर दिया या रिट इशू करी, अगर आप उसको नहीं मानते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिविल कंटेम्प्ट। वो किस में आता है, सिविल कंटेम्प्ट में आता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आता है कि जब आपने क्या करा, स्कैंडलाइज कर दिया अथॉरिटी किसी कोर्ट की, या इंटरफेयर कर दिया बोर्ड की जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या एडमिनिस्ट्रेटिव और जस्टिस को रोकने की कोशिश करी, तो ऐसे केसेस में कौन सा कंटेम्प्ट लगता है, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कौन सा कंटेम्प्ट लगता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सर कंटेम्प्ट लगा क्या उसमें कोई सजा मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। जो कंटेम्प्ट का एक्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 वाला, इसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 6 महीने का फाइन, 6 महीने का जेल, और माना जा सकता है कि 2000 जो है इधर तक का फाइन हो सकता है, और कई बार दोनों चीज़ें भी होती हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस आ जाए। बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतना नहीं था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में जब आप कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते हो जानबूझ के, वो आ गया सिविल कंटेम्प्ट। और जब आप क्या करते हो, जब ये आ गया डिसीजन नहीं मानना है, सिविल कंटेम्प्ट।
और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या करते हो कि आप कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करते हो या कोर्ट की डे टू डे प्रोसीडिंग्स को खराब करने की कोशिश करते हो, तो वो आ जाता है किसमें, वो आ जाता है हमारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो एक और देख लेते हैं आज के लिए, इंटरवीनर क्या होता है। ठीक है, देखो इंटरवीनर ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा इंटरवीनर होता क्या है। देखो अभी आपको पता है ना, पहले एक केस हुआ था ट्रिपल तलाक केस। ठीक है, अब ट्रिपल तलाक केस की बात चली, ट्रिपल तलाक केस में एक पिटीशन फाइल की गई। ठीक है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगी ट्रिपल तलाक केस में। वो पिटीशन ये थी कि ट्रिपल तलाक जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, स्टोरी सुनना, इसको किसी चीज़ के साथ रिलीजन किसी के साथ जोड़ना मत। ठीक है, पढ़ने आयो ध्यान से पढ़ना इसको। देखो ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है। ठीक है, कि ट्रिपल तलाक को हमने क्या करना है, अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना है। ध्यान से सुनो, अब ये पिटीशन किसके बीच में फॉलो है। फॉर एग्जांपल ए पर्सन ने पिटीशन फाइल करी, किस में करी होगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करी होगी, तो ए की पिटीशन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे माना जाता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को बेसिकली इंडिया की यूनियन माना जाता है, तो ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड हैं। ठीक है, अब जब ये सुनवाई होती है कि मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड जो हैं वो चाहते हैं कि वो बेसिकली कोर्ट में ये बताएं कि जो ट्रिपल तलाक है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज़ नहीं है, वो उसका क्या क्या मतलब बेनिफिट है या वगैरह, वो चीज़ें अगर ये बताना चाहते हैं, मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड बताना चाहते हैं, मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स का यहाँ पर जो राइट है वो इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब बेसिकली वो जो मुस्लिम वो चाहते हैं, तो वो कोर्ट को बोलेंगे कि हमें भी इसका एक हिस्सा बनाओ। ठीक है, हमें भी अपना पॉइंट रखने दो, हमें भी अपना एफिडेविट सबमिट करने दो, मतलब हमें भी अपनी इंफॉर्मेशन रखने दो, हमें भी रिप्लाई करने दो, अगर वो चाहते हैं। ठीक है, अब कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उनको अलो करे, कोर्ट की डिस्कशन है, वो उनको अलो कर सकता है। अब क्या वो जो मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड हैं जब वो अपनी बात रखेंगे, क्या वो भी इसमें पार्टी आ जाएंगे? नहीं, वो इसमें पार्टी नहीं है। पार्टी सिर्फ दो ही है। कौन सी पार्टी? एक यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा वो पिटिशनर जिसने पिटीशन फाइल करी है। बट वो जो मान लेते हैं कि मुस्लिम बोर्ड जो अपने व्यूज रख रहे हैं, रिलीजियस बोर्ड, उनको हम बोलेंगे एज इंटरवीनर। वो कौन होंगे? इंटरवीनर होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स के राइट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो ऑन बिहाफ ऑफ दोज मुस्लिम्स वो वहां पर अपना पॉइंट रख सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं इंटरवीनर। तो इंटरवीनर कभी भी पार्टी नहीं होता किसी केस में, वो जस्ट एक तरह का अपना व्यू पॉइंट रखने की बात होती है जब एक लार्ज सोसाइटी इंपैक्ट हो रही होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। नहीं भी समझ आया तो अभी आप पढ़ो, डेफिनेशन ये क्लियर हो जाए। देखो, एन इंटरवीनर इज अ पर्सन, ये वो पर्सन होता है हु इज नॉट अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। पहले तो ये समझ लो, ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड यहाँ पर पार्टी नहीं है। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेकर वो इंटरवीन कर सकते हैं किसी केस में। ठीक है, देखो जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। ठीक है, इफ द आउटकम ऑफ द केस विल अफेक्ट सच पर्सन इन सम वे, अगर उस केस, देखो ना, अगर कोई केस का डिसीजन आता है तो वो मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड को तो इफेक्ट करेगा ना, जो ट्रिपल तलाक केस का, क्योंकि मुस्लिम रिलीजियस बोर्ड किसके लिए है? मुस्लिम्स के लिए है, और ट्रिपल तलाक भी किसके एसोसिएटेड है? मुस्लिम के एसोसिएटेड है। तो आप ये चीज़ें समझो, ऐसे ऐसे मतलब इसको समझना है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, एन इंटरवीनर डज नॉट बिकम अ पार्टी। पहली बात तो वो पार्टी नहीं है, उसके पास ये ऑटोमेटिक राइट, अगर वो पार्टी होता तो उसके पास ऑटोमेटिक राइट होता टू बी हेard, बट वो पार्टी नहीं है तो उसके पास ऑटोमेटिक राइट भी नहीं है टू सुनने का, मतलब काउंटर एफिडेविट ये वो नहीं चलेगा। ठीक है, बट मे फाइल एन एफिडेविट, बट वो एफिडेविट जरूर फाइल कर सकता है। ठीक है, मतलब एक बार अपना पॉइंट जो है वो रख सकता है कोर्ट में। तो ये होता है इंटरवेनर बेसिकली। ठीक है, इंटरवेनर इज अ पर्सन विच इज नॉट अ पार्टी इन द कोर्ट। ठीक है, वो नॉट अ पार्टी इन द केस, बट have the right to deposit, or we can say that file an affidavit in the court. ठीक है, वो अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, क्योंकि जो डिसीजन आएगा डैट विल इम्पैक्ट हिम और हर। ठीक है, और पार्टी और सोसाइटी एट अ लार्ज, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वे में अपने इंटरवेनर को समझना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने कवर करी। हमने एफिडेविट समझा, स्वॉन स्टेटमेंट जो है, एफिडेविट एक काउंटर एफिडेविट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पिटिशन फाइल करी तो उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्डेंट कर सकता है, और अगर आप काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई करना चाहते हैं उसको बोलते हैं रीजाउंडर एफिडेविट। अपील क्या होता है? जब आपको लोअर डिसीजन का कोर्ट डिसीजन पसंद नहीं है लोअर कोर्ट का, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। आर्बिट्रेशन होता है कि प्राइवेट कोर्ट को डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना मेन जुडिशियल सिस्टम से बाहर निकल के। अटेस्ट होता है अथेंटिकेट करना किसी के सिग्नेचर को। बेंच जो है मतलब कितने जजेस केस को सुन रहे हैं, सिंगल बेंच भी हो सकती है, डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच में आते हैं, डिवीजन बेंच में 2 या 3 जजेस होते हैं। ठीक है,
कॉज इज होता है आज कौन कौन से केसेस सुने जाएंगे, उनके सीरियल नंबर वगैरह के, और कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस होंगे जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जिसमें वारंट की जरूरत होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जब आप कोर्ट की डिसीजन को नहीं मानते हो या कोर्ट की जो लॉ अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करते हो, डिफेम करने की कोशिश करते हो, इसमें सज़ा भी होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने इंटरवेनर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। PDF कल के लेक्चर के बाद जब एक और इसका जो पार्ट है दूसरा आ जाए उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। डिफरेंट PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होती हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट व्हाट्सएप ग्रुप में 3000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं जो डेली करंट अफेयर्स वहाँ से कवर करें। फिर मुझे नहीं बोलना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाए, मैं चुन के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहाँ पर शेयर करता हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। अवेकनिंग क्लासेस गूगल में सिंपली सर्च करना, वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से आप एज अ ऐप भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो और मॉक टेस्ट में इनरोल करो। सेक्शनल टेस्ट कंप्यूटर के हो रहे हैं और 20 को आपका जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के 3 सेक्शनल टेस्ट में प्रोवाइड करूंगा। 20, 21, 22 को आप वो टेस्ट देना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद 24 पूरा शेड्यूल सेट है जिसमें 12 सेक्शनल टेस्ट और 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, जस्ट ₹79। देखो ये मैं कोई नाप तोल की तरह ऐड नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे को कुछ अपना सिस्टम देखना होता है क्योंकि चार्जेस भी होते हैं ना, ऐसे फ्री में तो कोई वेबसाइट नहीं हो रही है और ऑपरेट भी हो रही है, तो उस बेसिस में मुझे रखने पड़े। और आप इस टेस्ट में जरूर इनरोल करो, डू नॉट लुक फॉर द चार्जेस। मतलब बहुत क्वालिटी कंटेंट है, एग्जाम में बहुत वहाँ से हेल्प मिलेगी आपको, इतना मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो एक वीडियो भी पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे इनरोल वगैरह करना है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन से टॉपिक आपके रहते हैं, किस किस पे चाहिए, तो मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कई बार मेरे भी दिमाग से स्किप हो जाती हैं चीज़ें, आप मुझे बताना कौन सा टॉपिक रहता है, उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।